हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर मॉडल्स की। लेकिन न्यूक्लियर मॉडल्स को पढ़ने से पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर मॉडल्स पढ़ना क्यों है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि न्यूक्लियस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उसकी एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, उसका एक चार्ज होता है, उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब चीजें हमने देखी। तो अगर हमारे को ये बात समझ में आती है कि कुछ ऐसा हो रहा है तो अगर और हमें ये समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर की फिजिक्स क्या है, तो उसको फिजिक्स को समझने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास एग्जैक्ट थ्योरी हो कि उसके अंदर हो क्या रहा है। वो कैसे होगा? जैसे अगर मान लीजिए कि जो भी बाइंडिंग एनर्जी थी या जो भी उसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो क्यों था, उसका मास क्यों था? वो था न्यूक्लियॉन्स की वजह से। न्यूक्लियॉन्स और जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो क्यों थी? वो थी उनके बीच में इंटर न्यूक्लियॉन इंटरेक्शन की वजह से। अब ये तो हमें मोटा मोटा पता है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। हमें ये भी पता है कि वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, हमें ये भी पता है कि वो सैचुरेट कर जाता है, हमें बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज पता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कैसे वेरी करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बात कीजिए कूलम्स लॉ की। तो कूलम्स लॉ आपको पता है एग्जैक्टली कि वो कितना होता है। वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ε0 क्या होता है? मीडियम की परमिटिविटी होती है। Q1 Q2 क्या है? चार्ज की क्वांटिटी है। और R जो है उनके बीच की डिस्टेंस है। तो हमें एग्जैक्टली पता है कैसे वेरी कर रहा है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन उतनी जानकारी नहीं है, एक रफ आइडिया है। दूसरी चीज एग्जैक्टली कि एक न्यूट्रॉन जब दूसरे न्यूट्रॉन से या एक न्यूट्रॉन दूसरे प्रोटॉन से बात कर रहा है तो वो किस तरीके से बात कर रहा है। तो हमारे पास अब एक दूसरा तरीका है कि हमारे को ऑलरेडी नोन प्रॉपर्टीज, हमें प्रॉपर्टीज नोन है न्यूक्लियस की, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल बनाया जाए। उस मॉडल के थ्रू अगर वो मॉडल हमारा करेक्ट है तो वो इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। ये बात तो सही है कि उस मॉडल को बनाते समय आपको बेसिक फिजिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ कैलकुलेशन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। उसमें कुछ गैस वर्क हो सकता है कि अच्छा ठीक है, हमारे पास एक पार्टिकल है तो वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कल मैंने बताया था कि न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है। उस छोटे न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन को हम देखें तो प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आप दो प्रोटॉन को एकदम न्यूक्लियस के डायमीटर पे रखिए, मान लीजिए 10⁻⁻15 मीटर पे रखिए, तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो लगभग 230 न्यूटन के बराबर होगा। अब सोचिए इतनी छोटी सी जगह, और उस छोटी सी जगह में अगर 230 न्यूटन का वजन हो या फोर्स हो तो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जो न्यू प्रोटॉन है उन प्रोटॉन को कितना रिपल्शन झेलना पड़ रहा है। लेकिन हमने कहा कि न्यूक्लियस स्टेबल होता है, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई ऐसा फोर्स हो जो उसको भी काउंटर बैलेंस करे, मतलब रिपल्शन को कम कर रहा हो, खत्म तो नहीं कर रहा हो लेकिन कम कर रहा हो। ठीक, तो अगर मान लीजिए 230, ये तो दो प्रोटॉन की बात की है मैंने, न्यूक्लियस में तो बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, तो सिर्फ अगर दो प्रोटॉन है तो उनके बीच इतना अगर फोर्स है तो बाकी फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता था न्यूक्लियर फोर्स क्या है, लेकिन हमने अपने लॉजिक से ये चेक कर लिया कि अच्छा ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, नहीं तो फिर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारे मॉडल जो हम बनाते हैं वो मॉडल्स हमको ये बताते हैं कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ आप एक सेटअप तैयार कर रहे हो। वो सेटअप ऐसा होना चाहिए कि नॉन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक, तो ये मॉडल होते हैं। तो अब मॉडल जब हम बना लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट थ्योरी कभी कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, कभी कभी मॉडल बनाना बहुत फायदेमंद होता है। एक बार जब आप मॉडल बना लेते हो तो आपको पता है कि उस मॉडल के अंदर क्या फिजिक्स गई हुई है, तो आप श्योर हो जाते हो अगर आपका मॉडल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसका मतलब आपने जो फिजिक्स उस मॉडल में यूज की थी वो करेक्ट थी। अगर आपका जो मॉडल है वो कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पा रहा है और कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जैसे आपने देखा था बोर के मॉडल में या रदरफोर्ड के मॉडल में, पहले था हमारे पास जे थॉमसन का मॉडल, वो कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा था, हमें फिजिक्स नहीं पता थी, लेकिन हमने कहा अच्छा, जे थॉमसन ने कहा अच्छा ऐसा ऐसा होगा तो हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की, कुछ नहीं की, तो उसको और मॉडिफाई किया। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, रदरफोर्ड के मॉडल ने भी कुछ चीज एक्सप्लेन की, कुछ चीज एक्सप्लेन नहीं की, तो उससे हमें पता चला नहीं कहीं कुछ अभी कमी बाकी है। फिर बोर का मॉडल आया। तो बेसिकली मॉडल कर क्या रहा है, आपको फिजिक्स को समझने में आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास अगर शुरुआत में ही हमें थ्योरी नहीं पता है तो हम मॉडल बना के उस थ्योरी के क्लोज जा सकते हैं। अब आज हमें पता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं, घूम रहे होते हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। कैसे पता? क्योंकि हमने जो मॉडल में सोचा उसके बेसिस पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो एक्सप्लेन हो पा रहा है।
मैं बोहर मॉडल की बात कर रहा हूँ, उसमें और जो वेक्टर एटम मॉडल है या जीमान इफेक्ट है, वो सब हमें आज पता है कि अच्छा वो इसलिए होता है क्योंकि हम उसके अंदर की फिजिक्स समझे हुए हैं, ठीक। लेकिन वो हुआ तभी जब हमने मॉडल बनाया। तो इसी तरीके से अब हमारे पास जो न्यूक्लियस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ मॉडल है। तो हमें अपने कोर्स के लिए दो मॉडल पढ़ने हैं, एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल और दूसरा शेल मॉडल, ठीक। तो अब हम लोग एक एक करके दोनों मॉडल डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। और जैसे मैं आपको कल बोला था कि मैं बीच बीच में वीडियो को पॉज कर दूंगा, आप ये मत सोचिए कि वीडियो कट हो रखा है, वो इसलिए कि वीडियो में अननेसेसरी पार्ट ना जाए, जैसे मैं कहीं मिटा रहा हूं या कुछ लिख रहा हूं, वो पार्ट आपको दिखाई ना दे, ठीक है। तो उससे हमारा वीडियो लंबा भी नहीं होगा और मतलब की चीज आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास अगर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को लेके हम एक मॉडल बना सकते हैं और उस मॉडल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या फिजिक्स यूज हो रही है, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहला हमारा मॉडल है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्यों इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल बोला जा रहा है? इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे एक लिक्विड की ड्रॉप होती है, ठीक। इसको प्रपोज किया था नील्स बोर ने और एफ काल्कर ने। अब हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी है और जो लिक्विड ड्रॉप है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो देख लेते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर है। चलिए देखते हैं। पहली चीज ये है कि लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस दोनों की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। मान लीजिए कि एक लिक्विड की ड्रॉप है, उस लिक्विड की ड्रॉप की जब आप बात करेंगे तो वो लिक्विड किसी सिमिलर टाइप के मटेरियल से मिलकर बना होगा। तो भाई उस पूरे ड्रॉप में अगर आप डेंसिटी की बात करोगे तो वो एक जैसी होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लो पानी की ड्रॉप की बात करो या ग्लिसरीन की ड्रॉप की बात करो, यहाँ पे जो ड्रॉप में कंटेंट है, अगर यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप पे आप यहाँ पे एक छोटा सा वॉल्यूम ले लो और यहाँ पे एक छोटा वॉल्यूम ले लो, ये भी आपके पास dV वॉल्यूम है और ये भी आपके पास dV वॉल्यूम है, ठीक। कांस्टेंट डेंसिटी का क्या मतलब होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। आप यहाँ पे एक dV वॉल्यूम ले लो और यहाँ पे एक dV वॉल्यूम ले लो, तो आप देखोगे कि दोनों dV वॉल्यूम में जो प्रॉपर्टी है, जो डेंसिटी है, वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके की डेंसिटी को हम लोग कांस्टेंट डेंसिटी या यूनिफॉर्म डेंसिटी बोलते हैं। अगर एक जगह की डेंसिटी दूसरी जगह की डेंसिटी से अलग हो जाती है तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो हम देखा कि लिक्विड ड्रॉप की बात करें या न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस की डेंसिटी भी आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है उसका रेडियस का फार्मूला क्या होता है। रेडियस का फार्मूला होता है R = R0 a की पावर 1/3। R0 कांस्टेंट है, 1.2 फर्मी के आसपास होता है वो, और a जो है मास नंबर है। तो आपको बेसिकली आप रेडियस निकाल सकते हो। अगर आप रेडियस निकाल सकते हो तो आप उसकी वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्योंकि आप मान लो कि जो न्यूक्लियस है वो एक स्फीयर है, तो 4/3 πr³ से आप उसकी रेडियस वॉल्यूम निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है किस एलिमेंट के न्यूक्लियस की बात हो रही है, यानी इसका मास पता है। तो अगर आप मास डिवाइड बाई वॉल्यूम करोगे तो डेंसिटी है, तो ये डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो पहली रिजेंबलेंस, पहली समानता लिक्विड ड्रॉप में और न्यूक्लियस में ये है कि उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, हमें पता है कि न्यूक्लियस की एक बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन। यानी कि क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? किसी न्यूक्लियस में जब किसी न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन जुड़ रहे हैं उनको जोड़ने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बराबर होती है। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर एक न्यूक्लियन उसमें से निकालना हो, न्यूक्लियन मतलब हम प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं अकेले, हम न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं पॉजिटिव चार्ज वाले को निकालने में ज्यादा मेहनत लगेगी और नेगेटिव चार्ज वाले को निकालने में, जीरो चार्ज वाले को कम मेहनत लगेगी। न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक। तो जो कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो सिमिलर होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है जरा याद करके देखते हैं हम लोग। हमारे पास जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने का प्रोसीजर ये होता है कि नीचे का पानी पहले गर्म होता है और वो पानी जब गर्म हो जाता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर आ जाता है। ऊपर का जो ठंडा पानी है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चला जाता है, तो नीचे जाके गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे पानी का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, ठीक। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा था 1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन गया है तो अब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में बदलना पड़ेगा। और जो वहां पे आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, यानी कि मॉलिक्यूल्स को सरफेस को छोड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी वो हमें लेटेंट हीट कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। यहां भी तो वैसे ही हो रहा है, आप न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन निकाल रहे हो और वाटर की सरफेस से एक पार्टिकल बाहर निकाल रहे हो, तो ये एक तरीके की बात हुई। तो दूसरी बात हमारी ये हुई कि कांस्टेंट
एनर्जी पर न्यूक्लियन इज सिमिलर टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है, ये कांस्टेंट होती है। आपने कल देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होती है। दूसरी बात, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कांस्टेंट होती है। मान लीजिए आपने आधा लीटर पानी लिया, तो आधा लीटर पानी को जब आप गर्म करोगे तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो सबसे ऊपर वाले सरफेस की मॉलिक्यूल की होगी, जब नीचे वाला ऊपर आएगा उसकी भी वही होगी। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर है उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग है और जो नीचे है वो अलग है। नीचे वाले को भी वेपराइज होने के लिए पहले ऊपर तक आना पड़ेगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होती है। उसके बाद इवेपोरेशन ऑफ ड्रॉप करस्पॉन्ड टू द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, जरा याद कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में से कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो सिस्टम को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। वहां या तो न्यूट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक लिमिट से ज्यादा है, तो वो उसको एक बैलेंस सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहा है। उसे हम बोलते थे रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ऑफ ड्रॉप। तो आप देखते हो कि जो ड्रॉप है, वो ड्रॉप को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो वो थोड़ी देर बाद हवा में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉप है वो एक टेम्परेचर पे है, और वो टेम्परेचर उसके अंदर के मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन डिसाइड कर रहा है। और वो किससे डिसाइड होता है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से। आपको पता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में एक टेम्परेचर ऐसा होता है, एक वेलोसिटी ऐसी होती है जो मैक्सिमम होती है, जिसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उस वजह से कुछ पार्टिकल हमेशा इस कंडीशन में होते हैं कि वो सरफेस को छोड़ सके। आप एक गिलास लीजिए, उस 2 गिलास लीजिए कांच के, उनमें पानी भर दीजिए, एक को ढक के रख दीजिए, एक को बिना ढक के रखिए। जो बिना ढके रखा हुआ है, आप देखिए उसको 1 हफ्ते बाद उसका पानी कम हो जाएगा। कहाँ गया? जबकि दूसरे वाले का पानी कम नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि दूसरा वाला जो है हमारा वो ढका हुआ है। ढका हुआ है मतलब मॉलिक्यूल को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और जो ढका नहीं था उसके मॉलिक्यूल वेपर होकर निकल गए। तो रेडियो एक्टिविटी में भी तो ऐसा ही होता है। रेडियो एक्टिविटी में हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप निकलते हैं, आप उन्हें निकालते नहीं हो। अब गर्म करोगे तो अलग बात है, वो अलग चीज हो जाएगी, है ना। तो ये तीसरी सिमिलरिटी हुई। चौथी सिमिलरिटी हुई, कंडेंसेशन ऑफ ड्रॉप रिजेंबल विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। तो आपको पता है कि अगर एक ड्रॉप दूसरी ड्रॉप के साथ मिलती है या बहुत सारी ड्रॉप मिलती है तो कंडेंस हो जाती है। या किसी ये कहीं है, कहाँ पे कहीं पानी था, अचानक से कुछ ठंडक हुई, ठंडक होने की वजह से वो ड्रॉप बन गई। ठीक, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो वो सेम है आपके कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन से। तो आपने देखा कि जो नील्स बोहर और कॉल्कर ने जो मॉडल दिया था, उन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं, ये न्यूक्लियर ड्रॉप्स, जो न्यूक्लियर मॉडल है, जो न्यूक्लियस है, वो उससे एकदम मैच करती हैं, जैसे कि वो लिक्विड ड्रॉप की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो ये इसके 4 रीजन थे। अब हम लोग बात करेंगे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में होता क्या है, वो क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है एक एक करके। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, और पॉज करने के बाद फिर मैं इसको दोबारा मिटा के लिख के फिर ऑन करूंगा। तो चलिए अब बाकी की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप में जो हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, उसमें हम लोग न्यूक्लियस को मानते हैं कि वो स्फेरिकल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे लिक्विड ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है? सरफेस टेंशन की वजह से। उसी तरीके का इफेक्ट हमारे पास न्यूक्लियस को भी मान सकते हैं हम, और मानते हैं कि स्फेरिकल है। स्फेरिकल है, उसका फॉर्मूला है रेडियस का R = R0 × 10⁻⁴। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इतनी है, और A जो है उसका मास नंबर है। ठीक है, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था। तो जैसे सरफेस टेंशन इफेक्ट है, ऐसे ही इसमें लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल होती है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन के एनालॉगस एक इफेक्ट है, और उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर इफेक्ट। मतलब जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं वो अपने आप, मतलब जैसे हम लोग सरफेस टेंशन में सीखते थे कि जो एक अंदर मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ बराबर फोर्स से खींच रहा है, तो वो एक जगह रहेगा। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो नीचे की तरफ तो खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं खींच रहे हैं। क्यों नहीं खींच रहे हैं? क्योंकि ऊपर की तरफ कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है। अगर आप न्यूक्लियस को ऐसे स्फेरिकल मानो, तो यहां का जो न्यूक्लियन है वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो इक्वल फोर्स से खींच रहा होगा। लेकिन जो सरफेस वाला होगा वो अंदर की तरफ खींच रहा होगा, लेकिन ऊपर में कुछ है नहीं उसके पास जो उसको खींच पाए। तो क्या है कि इस वजह, यही सरफेस टेंशन इफेक्ट होता है, इस वजह से वो स्फेरिकल शेप ले लेगा। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ न्यूक्लियस। आपको मतलब शेप से, साइज से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब कांस्टेंट है, क्योंकि वो बहुत छोटे हिस्से में पैक है। तो होता क्या है, छोटे हिस्से में पैक होने की वजह से वो ऑलमोस्ट ऐसे बिहेव करती है जैसे कांस्टेंट है। तो अगर आप न्यूक्लियर डेंसिटी निकालोगे
तो वो 10⁻14 ग्राम पर सीसी के आसपास की आएगी, बहुत हैवी होती है वो, है ना न्यूक्लियर डेंसिटी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस होती है। अच्छा, न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद द इमीडिएट नेबर। आपको पता है, जैसे इसकी बात करो, ये लिक्विड ड्रॉप है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये इफेक्टिवली जो पास वाले मॉलिक्यूल है, इमीडिएट जो पास में है उनको देख पा रहा है, लेकिन एक जो मॉलिक्यूल दूर में है वो उसको देख नहीं पाएगा। कल मैंने एग्जांपल दिया था कि राजपाल यादव जो हमारे कॉमेडियन हैं, वो बेसिकली एक जगह गए, मान लो साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में ज्यादातर लोग साउथ अफ्रीका के होंगे और बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो जब पहला बंदा आएगा तो राजपाल यादव को बहुत खुशी होगी, तो वो उसको ऑटोग्राफ देंगे, फिर 2 3 4 5 6 लोग आएंगे, फिर उसको चारों तरफ से घेर लेंगे। अब मान लीजिए इत्तेफाक से आप भी वहां पे हो, तो ऑब्वियसली राजपाल यादव इंडियन है, आप भी इंडियन हो, तो आपको देख के राजपाल यादव को अच्छा लगेगा। पहले भी अच्छा लग रहा था, लेकिन पहले अच्छा लग रहा था इंडिपेंडेंटली, आप थे नहीं ना, कोई इंडियन नहीं था ना, तो जो लोग थे राजपाल यादव को लगेगा कि भाई दूसरे देश में भी मेरी इतनी पॉपुलैरिटी है, लेकिन फिर भी अगर वो आपको देखेंगे जो इंडियन है तो उन्हें और अच्छा लगेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि राजपाल यादव की हाइट कम है और जो साउथ वेस्ट इंडीज के लोग हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। आप बाहर खड़े हो लेकिन इनको दिख नहीं रहे हो, तो दिख नहीं रहे हो तो आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि सर वो आपने हमें देखा नहीं, आप तो दूसरे देश जाके अपने देशवासियों को भूल गए। आप ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो इमीडिएट नेबर से इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। हमने न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जब पढ़ा था, कल का जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने यही जाना कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं, वो एक रेंज के बाद दूसरे पार्टिकल को नहीं देखते हैं, और यही कारण था कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो थी वो कांस्टेंट थी, क्योंकि वो जो न्यूक्लियंस हैं वो उसके बाद एक लिमिट के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस उसमें ऐड हो रहे हैं उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। जब देख ही नहीं पा रहे हैं तो एनर्जी क्यों बढ़ेगी? इसलिए नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज इजीली एक्सप्लेन्ड एज द स्प्लिटिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप। अगर एक लिक्विड ड्रॉप है और उसको आप वाइब्रेट करना शुरू करें, अगर आपने वाइब्रेट एक सर्टेन एनर्जी तक कर दिया तो वो लिक्विड ड्रॉप एक ड्रॉप से दूसरे ड्रॉप में टूट जाएगी। ऐसा ही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, न्यूक्लियर फिशन में, सॉरी। एक मिनट, है ना, मैं कुछ गलत लिख दिया क्या? एक्चुअली ये फिशन है, मैंने फ्यूजन लिख दिया है। तो फिशन में क्या होता है? एक न्यूक्लियाई है, आप उसमें एक दूसरा पार्टिकल बम्बार्ड करते हो, बम्बार्ड करने की वजह से उसका एनर्जी स्ट्रक्चर चेंज होता है और वो फिर छोटे उसमें टूट जाता है। मेन रीजन क्या है कि जब आप उसमें एक पार्टिकल का बम्बार्ड करते हो तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, और बाइंडिंग एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा नेचर जो है इस बात को सपोर्ट करता है कि हमारा जो सिस्टम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होनी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब है कि जब वो फॉर्म हुआ था तो बहुत सारी एनर्जी निकली थी, बहुत सारी एनर्जी निकली थी, यानी कि उसको तोड़ने के लिए अब उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक सिंपल एग्जांपल है कि एक मकान है और उस मकान को अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसकी अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आप उसे नहीं खरीद पाओगे। ठीक, तो और दूसरी तरफ एक एक बहुत बड़ा आदमी है, विजय माल्या टाइप का, और उसकी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करो तो वो मोस्टली उसको नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा आदमी है ना, तो उसे पैसे की जरूरत है। दूसरी बात, तो वो बहुत आसानी से टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसके पास जो तुम उसे देना चाह रहे हो उसके पास ऑलरेडी है। अगर तुम उससे ज्यादा दे दो तभी वो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। ठीक, तो बिल्कुल वही आता है, एक न्यूक्लियस है जो स्टेबल है वो क्यों टूटेगा? वो नहीं टूटेगा। तो टूटने के लिए उसे कम से कम उतना देना पड़ेगा या उससे ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक की बात हो गई। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस सिमिलरिटी, न्यूक्लियस की सिमिलरिटी जो लिक्विड ड्रॉप से है उसके बेसिस पे एक फॉर्मूला तैयार किया गया और फॉर्मूले को बोला गया सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला। और उस सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला में बहुत सारे पार्ट थे, बहुत सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया और उनके कंट्रीब्यूशन से एक फॉर्मूला बनाया। ठीक, तो अब हम देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला की। ये हमारे पास सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला, पहले एक बार फॉर्मूला पढ़ लेते हैं क्या है। ये फॉर्मूला बताता है बाइंडिंग एनर्जी को। इसमें 5 टर्म है। पहला है AV, दूसरा है ASA 2^2/3, ये है ACZZ -1/8^1/3, तीसरा है, चौथा है ANA -2Z/8, और चौथा टर्म, 5वां टर्म जो है वो है ±0 AP/A⁴। तो इसमें ये जो टर्म है ये अलग अलग वजह से हैं और हम लोग देखते हैं वो क्यों है। पहला टर्म है हमारे पास AVA। अब AVA क्या है? AV तो कांस्टेंट है,
V क्या बता रहा है कि ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म है। ये क्या है, जितने भी आपके न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबकी वॉल्यूम एनर्जी के वजह से है। अब ये कितना होना चाहिए, आपको पता है कि नॉर्मली जो स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी r की पावर 3 की। ठीक, अभी हमने बताया कि r का फॉर्मूला क्या है, r का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3, है ना। तो अगर आप r क्यूब करोगे तो a की पावर कितनी आएगी, 1। तो इसलिए ये टर्म a के प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एनर्जी ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स बिकॉज वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू a। तो और a भी हमारे पास इतना है। ये कहां से आया, मैं अभी 2 मिनट में आपको बताऊंगा कि a भी कहां से आया। दूसरा टर्म है हमारे पास सरफेस एनर्जी टर्म। ये सरफेस एनर्जी टर्म जो है सरफेस टेंशन इफेक्ट की टाइप की वजह से है। आपको बताया कि जो सरफेस के न्यूक्लियॉन्स हैं उन पे अंदर की तरफ ज्यादा फोर्स है, बाहर की तरफ नहीं है, क्योंकि वो सरफेस पे है, जिसकी वजह से वो पूरा ड्रॉप जो न्यूक्लियस था वो स्फेरिकल शेप लिए हुआ था। एएस कांस्टेंट है। एक बात पहले क्विकली बता दूं, ए बी, एएस, एसी, एएन ये सारे कांस्टेंट है। ठीक है, इनका मतलब क्या है, एएस क्योंकि सरफेस एनर्जी है इसलिए इसका नाम एएस दिया है, ये वॉल्यूम एनर्जी है इसलिए इसका नाम ए बी दिया है। अब ये 2 की पावर 3/2 कहां से आया, क्योंकि आपको पता है कि सरफेस एनर्जी जो होती है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। सरफेस एरिया r की पावर 2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इसकी पावर 2 करोगे तो 2/3 आएगा, यहाँ पे 2/3 आएगा, इसलिए ये यहाँ पे 2/3 का टर्म है। और एस की वैल्यू 17.80 होती है। थोड़ी देर में मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों होती है। ठीक, तीसरी चीज ये है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच रिपल्शन तो होगा ना, उस रिपल्शन की वजह से एक एनर्जी होगी उसमें। तो वो एनर्जी कितनी होगी, Z इंटू Z माइनस 1। अगर आप समझ लो कि Z प्रोटॉन्स हैं तो Z प्रोटॉन, एक प्रोटॉन अपने आप को तो नहीं देख रहा होगा ना, वो बाकी के Z माइनस 1 को देख रहा होगा। तो जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, Q1 Q2 बाई R। R किसके प्रोपोर्शनल होता है, a की पावर 1/3 के, इसलिए ये a की पावर 1/3 है। और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो Q1 इंटू Q2 होता है। तो Q1 इंटू Q2, क्योंकि एक प्रोटॉन Z माइनस 1 प्रोटॉन के बीच को जो रिपल्शन को देख रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास बात हुई। और AC की वैल्यू इतनी होती है। चौथी आती है एसिमेट्री एनर्जी। एसिमेट्री एनर्जी मतलब कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, किसी में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, किसी में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब इक्वल नहीं होते उसे हम एसिमेट्री बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग है तो n माइनस जेड बेसिकली विल टेल यू कि कितना डिफरेंस है। n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उनका डिफरेंस बता रहा है आपको कितना होगा। ठीक, और आप कंपेयर कर रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के कंपैरिजन में ये कितना डिफरेंस है, इसलिए आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो। अच्छा, अगर n की जगह n कितना होता है, n होता है a माइनस जेड। अगर a माइनस जेड रखोगे तो आएगा a माइनस 2z, और an की वैल्यू होती है 22.7। ये जो टर्म है ये प्योरली करेक्टिव टर्म है, और इसका जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि कितने प्रोटॉन कितने न्यूक्लियॉन्स कंपेयर कर रहे हैं। आपको पता है, अभी हम लोग आगे जो शेल मॉडल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, हालांकि पार्टिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ सके कि न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं फर्मियॉन्स होते हैं। तो अगर फर्मियॉन्स हैं तो उन्हें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्पिन हाफ होती है, तो दो पैरेलल स्पिन नहीं हो सकती। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो पेयर अप कर रहे हैं, या न्यूक्लियॉन्स ऐसे बोलना चाहिए, न्यूक्लियॉन्स पेयर अप कर रहे हैं। कुछ केस होंगे जिसमें पेयर अप खत्म हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जिसमें पेयर अप खत्म नहीं होंगे, मतलब कुछ पेयर बचेगा। तो हमारे पास पहली बात तो यह है कि एपी की जो वैल्यू है वो 33.6 है, और जो प्लस माइनस वो किस पे डिपेंड करता है मैं आपको अभी बताऊंगा टेबल। अगर मान लो कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ए कितना हुआ, इवन हुआ, तब हम लोगों की जो एनर्जी होगी वो प्लस में होगी। ठीक, ये तो कांस्टेंट है, ये प्लस होगा। अगर हमारे पास मान लो कि Z इवन है और मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड है या उल्टा है, तो उन दोनों केस में ये 0 होगी। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ऑड हैं तो ये नेगेटिव होगी। ठीक, अब बात आ रही है कि ये टर्म कहां से आए। आपको याद है कि हमारे पास एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व था। एक मिनट रुकिएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं है। अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना चाहते हो तो इसे a से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a खत्म हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर 2/3 -1 यानी कि -1/3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सब जगह मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक,
तो अब हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक कर्व है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक फॉर्मूला है। तो हम कंप्यूटर की हेल्प से इस फॉर्मूले को उसमें फिट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है? देखो ये तो कोई बात नहीं, ये तो फिक्स है, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज वेरी करेंगी। तो आप अपने कर्व को आप बोलते हो कि देखो भाई ये कर्व हमारे पास हमें एक्सपेरिमेंटली मिला, ये थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया और ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को उसमें फिट करने के लिए कोई एक टर्म बढ़ाना पड़ेगा, कोई एक टर्म घटाना पड़ेगा, ऐसे कि वो पूरा एग्जैक्टली उसमें फिट हो सके। तो ये जो नंबर्स मिले हैं AS, AB, AC, AN, AP, ये हमको वहीं से मिले हैं, उस कर्व पे फिट करने से मिले हैं। अब अगर इस फॉर्मूले में कुछ गलती है तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा। ठीक, नॉर्मली हमको ये चीज, जैसे ये करेक्टिव टर्म है, ये जो टर्म है वो करेक्टिव टर्म है, सबसे बाद में आया होगा, शुरुआत में इसके बारे में जानकारी नहीं रही होगी। ठीक, तो हमने यहां से क्या सीखा कि अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमारे कर्व को प्रेडिक्ट कर रहा है, तो ये कहलाता है सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ही आया है। कैसे सोच के लिक्विड को एक ड्रॉप के तरीके, न्यूक्लियस को एक लिक्विड ड्रॉप के तरीके से सोचा और लिक्विड ड्रॉप के तरीके से सोचने के बाद उसका एक मॉडल बनाया। ठीक, तो हमें अब देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि फिजिक्स पता चल जाएगी। फिजिक्स कैसे पता चली? अगर ये फॉर्मूला करेक्ट है, जो कि है भी, लेकिन एक हद तक करेक्ट है। जैसे आप जानते हो कि बोर का जो फॉर्मूला है, बोर का जो ऑर्बिटल मॉडल है एटम का, वो एक हद तक वैलिड है। मतलब आप अगर हाई रेजोल्यूशन सिस्टम में उसको देखने की कोशिश करोगे एटम को, तो आपको पता लगेगा बहुत सारी लाइन है, तो आपको बहुत सारा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वेक्टर एटम मॉडल एंड ऑल। और आप सिंपल लो रेजोल्यूशन देखोगे तो आपको एक लाइन दिखाई देगी जो आपके लिए सफिशिएंट है। तो बोर मॉडल गलत नहीं है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। इसी तरीके से ये फॉर्मूला एक लिमिट तक हमारी बाइंडिंग एनर्जी कर्व को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला? हमें इससे पता चला, अच्छा, क्योंकि ये कर्व हमारे, ये फॉर्मूला हमारे कर्व को फिट कर रहा है, यानी कि ये जो फॉर्मूला बता रहा है और वो जो कर्व बता रहा है वो दोनों सेम चीज है। इसका मतलब है कि अच्छा हाँ वॉल्यूम एनर्जी होती होगी, अच्छा हाँ सरफेस एनर्जी होती होगी, अच्छा हाँ कूलम्बिक फोर्स एनर्जी होती होगी, अच्छा हाँ एसिमेट्रिक एनर्जी होती होगी, अच्छा हाँ पेयरिंग एनर्जी होती होगी। मान लो ये कर्व हमारे उसको फिट नहीं कर रहा होता, तो हमें सोचना पड़ता कि यार कहीं कुछ इसमें मिस हो रहा है, कुछ ऐसा हो गया है जो हमने सोचा नहीं, तो हमें और फिजिक्स पता चलेगी। ठीक, तो इस तरीके से मॉडल जो है हमें फिजिक्स को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे पेयरिंग एनर्जी की, मैंने बोल दिया था लेकिन फिर भी एक बार डायग्राम बना देने से अच्छा रहता है कि कब कब हमारी ये पेयरिंग एनर्जी, जो लास्ट टर्म था वो पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो अगर Z ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये डेल्टा जो उसमें लिखा होता है, जिसे मैंने AP लिखा था, एक्चुअली ये AP था, पेयरिंग एनर्जी वाला कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी AP था। तो अगर ये Z इवन है, N इवन है, तो ऑब्वियसली उनका सम इवन होगा। सम इवन होगा तो AP की वैल्यू 34 लेंगे और EP की वैल्यू प्लस में आएगी, ये जो प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अगर दोनों हमारे पास अगर एक Z इवन है, N ऑड है, तो ये ऑब्वियसली A ऑड हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 5 होता है, तो ये AP 0 हो जाएगा, EP भी 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये ऑड है, ये इवन है, तो ये ऑड हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। और अगर दोनों ऑड हैं तो ये A भी ये इवन हो जाएगा ना, तो ऑड कैसे होगा, इवन हो जाएगा। और तब हम इसे 35 लेंगे और EP की वैल्यू जो है माइनस में लेंगे। ये हमारे पास एक टेबल हुआ। तो आप लोगों को ये टर्म याद रखने हैं और इन टर्म के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देना है। अब अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में लिखूं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था उसको A से डिवाइड कर दो, तो A से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। याद रखिएगा, हमने जो कर्व फिट किया था वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व फिट किया था, बाइंडिंग एनर्जी वाला कर्व नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास जो कर्व है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है। तो हम जो कर्व फिट करेंगे वो ये होगा, ना कि वो। बट मैं उस समय भी बोल दिया था, लेकिन एक बार प्रिकॉशनरी तौर पे दोबारा बोल रहा हूं कि ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट जो इसमें हमें देखना है वो ये देखना है कि हमने पहले ही बोला था कि जो हम मॉडल बना रहे हैं उस मॉडल से जो भी चीजें हैं वो एग्जिस्टिंग एक्सप्लेन होनी चाहिए। अगर वो एक्सप्लेन हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्सप्लेन नहीं हो रही है इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा किस हद तक एक्सप्लेन नहीं हो रही है। तो हमने देखा था कि सबसे पहली चीज थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो था वो हमारा कर्व एक्सप्लेन होना चाहिए था, तो वो हमने एक फॉर्मूला बना लिया। दूसरा हमने देखा कि बीटा डिके हो रहा है, ठीक,
तो बीटा डीके के लिए हम लोग देख सकते हैं कि मास टॉपिक है मास पैराबोला एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई अगेंस्ट बीटा डीके। हम ये देखना चाह रहे हैं कि बीटा डीके जब होता है तो कैसे न्यूक्लियाई स्टेबल हो जाता है। भाई ये सब हो क्यों रहा था, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल क्यों डिटेक्ट हो रहे थे, क्यों निकल रहे थे? वो इसलिए निकल रहे थे कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं है। वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबल होने के लिए वो अपनी कुछ एनर्जी को रिलीज कर दे रहा है, चाहे वो पार्टिकल निकालने की बहाने हो या रेडिएशन के बहाने हो। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो आपको पता है कि मास किसी अगर न्यूक्लियस का लिखना हो तो क्या लिखोगे, मास ऑफ ए एंड जेड। ये कितना होगा, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर सेंटीमीटर पर सी स्क्वायर। क्यों, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माइनस मास ऑफ द ऑब्जर्व, इसको बी उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल रही थी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी यहाँ से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी। ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है, आप पहले से जानते हैं। आपने जो बाइंडिंग एनर्जी का मेन फॉर्मूला था बस उसको रीअरेंज करके लिख दिया और न्यूक्लियस के मास को इधर से इधर ले आया और बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर को उधर ले आया। ठीक, अब देखो यहां तक तो सब कुछ ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ द प्रोटॉन। ये a माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ द न्यूट्रॉन। यहां तक तो सब ठीक है। अब ये क्या किया, 1/c स्क्वायर ऐसे रहने दो और बीई का फॉर्मूला अभी हमने बनाया सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला और इसको हम लोग यहां लिख दिए। ठीक है, आप देखो इस पूरे फॉर्मूले को देखो, इसमें 3 टाइप के टर्म दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, यहां देखो z की पावर 1 दिख रही है, यहां z की पावर 1 दिख रही है, यहां पे 2 टर्म दिखेंगे, एक तो z इंटू जेड स्क्वायर और z इंटू 1। तो जब z इंटू 1 करोगे तो z की पावर 1 आएगा। यहां पे जब इसको स्क्वायर बोलोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, तो z स्क्वायर भी आएगा और उसका जब मल्टीप्लाई होगा 2ab होगा तो z का टर्म आएगा, यहां से भी आएगा और यहां से कुछ नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें यहां पे 1 2 3 टर्म और यहां पे चौथा टर्म मिले आपको जो z की पावर 1 थे। अच्छा, a इंटू एम एन कॉन्स्टेंट होगा, ए बी इंटू ए बाई सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, ये कॉन्स्टेंट होगा और बाकी के टर्म कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यहां से जेड स्क्वायर भी मिल रहा है और यहां से भी जेड स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि आपको z एक कांस्टेंट टर्म मिला, एक z की सिंगल पावर मिली और z की 2 पावर मिली। ठीक, तो कि अगर मैं इस पूरे को, अच्छा पहली बात ये इसको बोलते हैं सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कैसे, एफ ए प्लस पी जेड प्लस क्यू जेड स्क्वायर। एफ ए पी क्यू की वैल्यू ये है, एक बार इसको और कैलकुलेट करके देख लेना। बेसिकली कुछ नहीं करना, इसको खोल लो और जेड स्क्वायर के टर्म में इकट्ठे कर लो, फिर z के टर्म इकट्ठे कर लो और कांस्टेंट टर्म इकट्ठे कर लो। जो कांस्टेंट टर्म है उसके कोएफिशिएंट को इसका नाम दे दो, जो z के टर्म है उसको p बोल दो, जो z स्क्वायर है उसे q बोल दो। ऐसे आप लोग बहुत बार किए होंगे 10th क्लास में। तो ये इक्वेशन जो है वो एक तरीके से इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो। ठीक, तो ये पैराबोला का इक्वेशन है, यानी कि जो मास होंगे अगर z के हिसाब से प्लॉट करें तो वो मास जो होंगे वो हमारे एक पैराबोला की फॉर्म में होंगे। अच्छा, और आपको पता है कि पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला होता है ऐसा। ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, z के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसका स्लोप 0 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं डेल m अपॉन डेल z करूं एट कांस्टेंट a पे, तो ये एक वैल्यू पे 0 के बराबर होगा, वहां पे इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। इसको मिटा रहा हूं, फिर इसके आगे की बात समझाता हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा m का जो फॉर्मूला आ रहा है वो m का फॉर्मूला एक पैराबोला के फॉर्म में आ रहा है। तो पैराबोला कैसा आ रहा होगा, कुछ ऐसा आ रहा होगा। इस एक्सिस पे आपने z किया हुआ है और इस एक्सिस पे a किया हुआ है, क्योंकि आपका जो पैराबोला था वो z में था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पैराबोला इस तरीके का होता है। हमने कहा कि एक सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें वो कर्व जो है एक्स एक्सिस से उसकी जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी, और हमने जब उस इक्वेशन को रखा तो हमारा z इज इक्वल टू ZA आया, ZA इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2q आया, और हमें p की वैल्यू हमने पता है क्या क्या है। p की वैल्यू उसमें m है, n है और a है, q में भी m है, n है और a है। अगर आप उसे सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, मतलब ये पूरा a की फॉर्म में आएगा। अब जरा देखिए क्या होगा। देखा क्या गया कि जितने भी z वैल्यू थे जो ZA के पास में थे, मान लो आपको कोई a वैल्यू दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि अच्छा बताओ कि हमें एक मास नंबर कुछ दिया हुआ है, उस मास नंबर में कौन सा मास नंबर, उस मास नंबर को आप बहुत तरीके से बना सकते हो, मतलब z की डिफरेंट वैल्यू बना सकते हो, क्योंकि a होता है z प्लस n।
तो z को डिफरेंट चेंज करके और n को डिफरेंट चेंज करके आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो जो z a तो फिक्स हो गया, जो z इस z a के बराबर होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल। और जो आइसोबार कौन से होते हैं? जिनके लिए a फिक्स होता है। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जिनके लिए z फिक्स होता है। ठीक है, तो जो आइसोबार्स जिनका मास z से ग्रेटर होगा वो डिके करेंगे। अच्छा देख लो जरा एक मिनट, मास ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो जब आप इधर जाओगे तो भी इंक्रीज करेगा और इधर जाओगे तो भी इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। क्यों? बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद करो। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था z इंटू मास ऑफ द m का फॉर्मूला याद करो। m का फॉर्मूला था z इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर डिवाइड बाई c स्क्वायर। तो m में बाइंडिंग एनर्जी वाला टर्म घट रहा है, तो अगर वो टर्म कम होता जाएगा तो किसी चीज में से अगर कोई जो चीज घट रही है वो कम होती चली जाएगी, तो यानी कि अब उसकी इफेक्टिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू मान लीजिए 20 है, ठीक। तो शुरुआत में b की वैल्यू थी 18, तो 20 माइनस 18 हुआ 2। अब b की वैल्यू कम कर दो, 18 से 15 कर दो, तो 20 माइनस 18 हुआ, 20 माइनस 15 हुआ 5, यानी बढ़ गया। तो जैसे जैसे b कम होता जाएगा, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन में है, अगर वो एडिशन में होता तो उल्टा होता। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे मास बढ़ेगा। अब ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो ZA से ज्यादा होते हैं वो बीटा प्लस या इलेक्ट्रॉन कैप्चर देते हैं, मतलब पॉजिटिव बीटा डिके या इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करते हैं, या दोनों होता है उसमें। और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसमें हमारे पास निगेटिव बीटा डिके होता है, ठीक। तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था ये बहुत अच्छे तरीके से ये सब पार्ट को एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन कुछ चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे मैजिक नंबर है, कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप के न्यूक्लियाई बहुत स्टेबल हैं, जैसे जिसमें इवन जेड और इवन एन होता है वो बहुत स्टेबल होते हैं। ऑड वाले बिल्कुल कम स्टेबल होते हैं, इवन ऑड वाले थोड़े मॉडरेटली स्टेबल होते हैं। उस तरीके की कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ हमारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल का जो क्लास है वो खत्म हो रहा है। अब इसके बेसिस पे आप लोग कुछ क्वेश्चन लगा सकते हो, मैं भी कुछ क्वेश्चन करा सकता हूं आपको, देखते हैं। चलिए एक क्विक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम यूजिंग सेमी एम्पेरिकल फार्मूला। तो हमारे पास सेमी एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? पहली बात तो देख लो, इसमें Z20 है और A40 है, ठीक है। सेमी एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? AV इंटू A। आपको AV की वैल्यू मैंने पहले ही बताई हुई है। अच्छा देखो, इसकी बाइंडिंग एनर्जी का यूनिट होगा MeV, ठीक। तो अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको अगर MeV होना है, फाइनल आंसर इसका देखो, इस सबको MeV होना पड़ेगा। अगर इसको MeV होना है तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी MeV पर न्यूक्लियन, क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये सरफेस एनर्जी है, AS की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे जो यूनिट होगी वो होगी MeV पर A की पावर 2/3। तो 2/3 कैंसिल हो जाएगा। मतलब इन सब जो कोई कांस्टेंट है इनकी जो यूनिट है वो अलग अलग है, ठीक। वो डिपेंड कर रहा है कौन सा टर्म है, क्योंकि उसमें A की जो A है वो डिसाइड करेगा कि यूनिट क्या होगी, क्योंकि फाइनली A नहीं रहना है, MeV रहना है, ठीक है। तो AS की वैल्यू इतनी है इंटू 2/3। उसके बाद आता है कूलम फोर्स, उसकी आती है कूलम एनर्जी 0.71 और ये Z-1। उसके बाद आता है एसिमेट्रिक एनर्जी जिसकी वैल्यू इतनी थी और ये ऐसे करके हो गया। चौथा टर्म था पेरिटी, पांचवा टर्म था पेरिटी टर्म। पेरिटी टर्म में आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन होते हैं तो प्लस आता है, और हम लोग AP को 34 यूज करते हैं। तो यहाँ Z20 है और N भी 20 है, इसलिए यहाँ पे 34 यूज किया है। बस अब आपको क्या करना है, इसमें A रख देना है, A रख देना है तो आंसर आ जाएगा। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है तो 40 से डिवाइड कर दो, ठीक। और अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये सही है या नहीं है, तो आपके पास पुराना फॉर्मूला है, कौन सा वाला जो हम लोगों ने अभी बताया था, कौन सा, मास Z इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू C स्क्वायर, जो हम लोगों ने बेसिक सीखा था, ठीक है। एक ये हो गया। एक क्विक चीज मैं और कराना चाहता हूं जिसको आप लोग एक्चुअली यूज कर सकते हो। अभी आप लोगों ने देखा था कि इसको आप लोगों को कैलकुलेट करना है ना, मैंने बस मेथड बताया है क्योंकि हम उतना टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिए नहीं लगा सकते।
अभी आपने देखा था कि वो न्यूक्लियाई जो Z इज इक्वल टू ZA के आसपास होते थे वो स्टेबल होते थे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था इसका? हमारे पास इसका फॉर्मूला था A/2 और 1 मिनट है ना, 1 मिनट मेरे पास तो एक क्विक क्वेश्चन ये था कि हमें सेमी इंपेरिकल फार्मूले को यूज करना था और सेमी इंपेरिकल फार्मूले को यूज करके हमको प्रूव करना था Z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ZA और लाइट न्यूक्लियाई के लिए यूज करना था। तो हमने याद है कि जो हमने सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला लिखा था, हमने देखा था कि वो एक पैराबोला आ रहा है और उस पैराबोला को अगर मैं Z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो एक जगह वो 0 देगा। मतलब अगर किसी कर्व का आप किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, मतलब वो बताता है कि टेंजेंट की स्लोप क्या है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अगर वो उससे Z इज इक्वल टू इतना आया है हमारे पास। अगर मैं लाइट न्यूक्लियाई की बात करूँ तो जरा इस टर्म को देखो, ये है 2/3, 2 टू दी पावर 2/3, तो 1/3। तो कोई नंबर अगर छोटा है और उसका आप अंडर रूट लेते हो, स्क्वायर भी कर लो, तो क्यूब रूट अगर आप ले रहे हो तो वो छोटा होगा। तो ये टर्म ऑलरेडी छोटा है कितना, और देखो ये है 1 और ये है 0.0015, यानी 1000 टाइम छोटा है ये टर्म। तो ये टर्म को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो आपके बचेगा A/1.98, रफली आप उसे लिख सकते हो A/2। तो ये याद रखिएगा, लाइट न्यूक्लियाई के लिए जो A की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस होती है Z। ठीक है, तो आज के लिए इतना। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हम इसको बंद कर रहे हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है शेल मॉडल का लेंगे। आप लोगों के जो डाउट होंगे इससे रिलेटेड वो पूछिएगा, और डाउट को ऑनलाइन क्लास में ही डिस्कस किया जा सकेगा, ऑफलाइन में डाउट डिस्कस नहीं किए जा सकेंगे। एक तरीका हो सकता है ऑफलाइन में डाउट डिस्कस करने का कि आप मुझे अपने डाउट लिख के भेज दीजिए सब लोग, ठीक, नहीं तो ऑनलाइन ही सबसे अच्छा तरीका है डाउट डिस्कस करने का। ठीक है, तो अभी लेक्चर बंद करते हैं।